डिप्लेशन लेयर W1 लेस देन W2, तो रेजिस्टेंस R1 लेस देन R2। तो बच्चों फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस व्हाई इट्स नेम इज ट्रांजिस्टर, बिकॉज इट्स वर्क इज ट्रांसफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। देयर इज टू डिफरेंट रेजिस्टेंस, इनपुट में अलग हो गया और आउटपुट में अलग हो गया। इधर मैं इनपुट बोल दूं, उधर मैं आउटपुट बोल दूं, तो दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो यही लिखा है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। बच्चों डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्यों कम ज़्यादा है मैंने डिस्कस किया था, उसे यहाँ पे फिगर बनाया नहीं, बस एक आइडिया दे दिया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। फॉरवर्ड बायस में थिकनेस कम होगी, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, तो इधर का रेजिस्टेंस मोर, इधर का रेजिस्टेंस लेस। वाइट्स नेम इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। तो आपने दो चीज़ देखा कि कैसे करंट फ्लो करेगा, और दूसरा आपने देखा कि ड्यूरिंग बायसिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस एट द जंक्शन। तो जो बेस जंक्शन है वहाँ पे दो रजिस्टर है, बेस और एमीटर के बीच अलग और बेस और कलेक्टर के बीच अलग, सही है। तो दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर शो कर दिया। अब हम इस ट्रांजिस्टर का यूज़ कैसे करेंगे, वर्किंग तो समझ आया बच्चों, इसका यूज़ क्या है। यूज़ है एज एम्पलीफायर। इसका हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर जैसा। एक आप डायोड यूज़ किया है रेक्टिफायर, और ट्रांजिस्टर यूज़ करने जा रहे हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जैसा होगा। अब यहाँ पे एम्पलीफायर जैसा हम यूज़ करेंगे बच्चों। एम्पलीफायर में नंबर 1 लेते हैं। पहला आप लिखेंगे कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हटा दो नहीं सर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस का मतलब है बेस को हमें कॉमन करना है एमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेस कॉमन होगा। और एक मैं सर्किट बनाऊंगा, उस सर्किट को हम यूज़ कहाँ करेंगे, एम्पलीफायर बनाने के लिए। अब वो कैसे बनेगा उसको ज़रा दिखाते हैं। बच्चों देखो, इसको पहले समझने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये एक हो गया एमीटर, बीच में बेस और इधर हो गया कलेक्टर। ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। अब कॉमन का मतलब है बेस कॉमन है, तो इसको अर्थिंग करो। ये दिमाग में आना चाहिए जो बोल रहा हूँ। यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को थोड़ा समझने हैं। तो कॉमन का मतलब है उसे अर्थिंग करो। और जैसे कॉमन एमीटर है तो एमीटर अर्थ करो, कॉमन कलेक्टर है कलेक्टर को अर्थ करो, कॉमन बेस है तो बेस को अर्थ करो। अब बेस को अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दिया, अर्थ से कनेक्शन दे दिया। अब एक एमीटर पे जंक्शन, एक एमीटर पे और एक कलेक्टर पे मैंने पॉइंट निकाला। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इसके बीच में आपको क्या देना है, इनपुट, एमीटर और बेस के बीच में, और इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट।
तो बस ऐसा ही कोई सर्किट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ऐसा कोई सर्किट डिज़ाइन करनी है कि उधर इनपुट देना है, उधर हमें आउटपुट कुछ मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो इनपुट किस पे है? एमीटर बेस, और आउटपुट किस पे है? कलेक्टर बेस। कॉमन बेस में पहला सर्किट हमने ये बनाया फर्स्ट, ये दिमाग में बल्ब जलाने के लिए कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखो बच्चों, जब आप लोगों ने थोड़ी देर पहले वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ये N था, ये P था, ये P था, PNP। इधर हमने रिवर्स बायसिंग की थी, इधर बच्चों हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग किया था। करंट कैसे जा रही थी? ये बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है। करंट किधर जा रही थी? बेस से भी जा रही थी, कलेक्टर से भी जा रही थी, और दोनों मिलकर एमीटर की तरफ आ रही थी। यही तो लिखा था ना, I बराबर IB प्लस IC। अभी बताओ ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ, ऐसे बच्चों देख समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये तो कोई ऐसा नहीं किताब की थ्योरी है, समझ आए ना कि वो कह रहा है। अब ऐसे ही करंट उसमें भी चलेगा अगर हम PNP बनाएंगे तो। अब इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, सिंबल। अब सिंबल में ये बेस है, और इधर एमीटर और कलेक्टर एक ही जैसे हैं कि नहीं? एक ही जैसे। इधर हो गया एमीटर और इधर हो गया कलेक्टर और इधर हो गया बेस। देखो बेस तो पहचान में आ जा रहा है, एमीटर और कलेक्टर एक ही जैसे दिखते हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? क्या पहचान है? एमीटर में एरो लगा होगा, एमीटर में करंट का डायरेक्शन लगा होगा, तो एमीटर उसे कहेंगे जिसमें एरो लगा होगा, उसमें नहीं रहता, इसमें एरो लगा रहेगा। और हमेशा किधर होता है? टूवर्ड्स N है, तो ये P है और ये N है और ये P है। तो बच्चों हमेशा किधर होता है? N की ओर होता है, और ये एरो करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैंने PNP ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक फॉर्म दिखाया है। एक आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चों लोग, इसको ज़रा बताना, ये है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? देखो जिधर एरो होगा वो N होगा, डेफिनेट है, और अगर ये N है तो ये भी N होगा, तो फिर ये बचा P होगा, तो ये NPN है और ये PNP है। इसका एमीटर क्या है? P टाइप, और इसका एमीटर N टाइप। कौन सेमीकंडक्टर अच्छा है, P टाइप और N टाइप? N टाइप। तो विच ट्रांजिस्टर इज इफिशियंट, PNP or NPN? NPN is more efficient as compared to PNP। NPN महंगा मिलता है, PNP सस्ता। NPN लगवाओगे तो 20 रुपये लगेगा, PNP लगवाओगे 2 रुपये लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक में 18 रुपये का मार्जिन है। NPN की जगह PNP लगा देगा, अब क्या कर पाओगे? इफ़िशियंसी कम है, पैसा भी ले लिया ज़्यादा। तो ये बच्चों ये दो तरह के ट्रांजिस्टर है, दिस इज द मोर इफिशिएंट, और ये क्या है? लेस इफिशिएंट एज कम्पेयर टू दिस। तो NPN ट्रांजिस्टर मोर इफिशिएंट। तो यहाँ पे NPN क्यों ट्रांजिस्टर है, क्यों इफिशिएंट है? क्योंकि एमीटर उसका N टाइप है, और N टाइप में हम लोग पढ़ते हैं मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो NPN इज मोर इफिशिएंट। as compared to PNP।
क्योंकि एमीटर की मोबिलिटी हाई है इसलिए इफ़िशियंट है। तो रीज़न क्या है, अगर कोई पूछे कि वाई इफ़िशियंट, तो बिकॉज इट्स एमीटर हैव मोर मोबिलिटी, जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा है। और मोबिलिटी किसकी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है और एनपीएन का मेजॉरिटी एमीटर में एन माने इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल है, तो एनपीएन मोर इफ़िशियंट। बच्चों ये बात मेरी समझ आई कि नहीं? जहाँ जो लाइन क्लियर नहीं होगा तो फिर पूछना, सब मैं बताऊँगा ना, मैं सब बनाया हूँ। आप जो भी बताएंगे तो मैं आपको सब समझाऊंगा, इमेजिन करा दूंगा। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्किंग मॉडल सेट करेंगे, वो तो अभी अंडरस्टैंडिंग का था। अब हम इसको एक बनाएंगे सर्किट बनाने जा रहे हैं। बच्चों कुछ लिख रहे थे क्या? अच्छा लिख लो, जो लिखना हो लिख लेना, तब बताना। लिखा है मैंने, एनपीएन इज मोर इफिशिएंट एज कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ज़्यादा अच्छा है पीएनपी से। कभी पूछ ले क्यों, तो आप समझा पाओ। आगे बढ़ाऊं? अब देखो इसका सर्किट बनाते हैं। बच्चों समझ लेना तब बनाना। ये कॉमन बेस है तो बेस को तो अर्थिंग कर दो। इसमें मैंने एरो इधर लगाया। ट्रांजिस्टर का नाम जानना चाह रहे हैं, PNP। ऐसा पेपर में नहीं लिखा जाएगा, पर अभी तो स्टार्टिंग में हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। ये अर्थ कर दी, बेस अर्थ हो गया। अब बच्चों इधर फॉरवर्ड बायस करनी है ना बेस एमीटर, तो बेस एन है तो फॉरवर्ड माने नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये अब इधर कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। बेस कलेक्टर रिवर्स होगा, एन है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे बेस और कलेक्टर है VBC, और यहाँ पे बेस और एमीटर है VBE। ये दो बैटरी लगाई है, वो हाई वोल्ट है, ये लो वोल्ट है। यहाँ मैंने कोई रजिस्टर लगाया है, यहाँ पर भी रजिस्टर है। ये लोड रजिस्टर है, RL लोड, और ये इनपुट रेजिस्टेंस है R। इधर बच्चों मैंने जो करंट दिया है, ये करंट, ये करंट, इनपुट करंट ये है, तो आउटपुट करंट ऐसे आएगी। ये आएगी, ये आउटपुट करंट है और वो इनपुट है। आप इन दोनों को देखो, कौन सी करंट आपको ज़्यादा दिख रही है। कम दिख रहा हो तो ज़्यादा देख लो पहले, लो। अब देखो तो विच करंट इज मोर, इनपुट और आउटपुट? इनपुट करंट ज़्यादा है, आउटपुट करंट कम है। और बच्चों ये दोनों करंट कैसे हैं, सेम फेज में कि अपोजिट फेज में? सेम फेज में।
तो हम अब पॉइंट डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इधर हम करंट देंगे, उधर मिल रहा है। एम्पलीफिकेशन शुरू हो गया। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? इनपुट एंड आउटपुट हैव द डिफरेंट वैल्यू। अगर वैल्यू चेंज हुआ तो एम्पलीफिकेशन हो गया। अब यहाँ एम्पलीफिकेशन हो गया। आउटपुट करंट और इनपुट करंट डिफरेंट है, तो पहला पॉइंट आया फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट current is 180 डिग्री। पहला तो ये है कि पाई का फेज चेंज है, नहीं, इज इन सेम इन इज 0 डिग्री, नो फेज चेंज, इज 0 डिग्री, दोनों एक ही फेज में है। नो चेंज इन फेज आप लिख सकते हैं। तरीका ये है कि पहले फेज डिफरेंस लिखना आपको। अब 0 डिग्री है तो नो चेंज इन फेज भी लिख सकते हो आप, नो चेंज इन फेज। बच्चों, मैंने कैसे समझा कि फेज में कोई चेंज नहीं है? आप यहाँ देखो, बैटरी को देखो, ये बैटरी का माइनस प्लस से कनेक्ट है ना, तो बैटरी सीरीज में है। दोनों बैटरी एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहा है। अपोज कर रहा है क्या? तो अपोज नहीं कर रहा तो सेम फेज में है, और अपोज करे तो अपोजिट फेज में हो जाएगा। ये बैटरी को हम देख के लिख रहे हैं सेम फेज, और इसलिए वो सिंबल भी ऐसे बनाया है। हाँ, दूसरा एक बात और दिख रहा है इसमें कि आउटपुट करंट लेस है एज कंपेयर टू इनपुट, उसे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले तो आप फेज डिफरेंस लिखो बस। बच्चों, इधर कौन सी करंट है? एमीटर है क्या? अच्छा, इधर कौन सी करंट है? बेस है, और इधर कलेक्टर है। अब आप लिखोगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सर्किट बन गया। आप सर्किट बना लीजिए, इसके बाद 3 ग्राफ बनेगा, कर्व। आगे बढ़ाएं। इनपुट कर्व, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें ग्राफ प्लॉट करनी है। इनपुट में 2 पैरामीटर है। एक है एमीटर बेस के बीच का वोल्टेज, देखो EB है कि BE है, जो है वही लिखना। B लिखा है तो B, जो लिखा वही लिखना। VB VEB दोनों लिख सकते हो। और इधर बच्चों इनपुट करंट है IE। जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे ना, तो करंट भी चेंज होगा। ऐसे 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 ये कर्व है, ये ग्राफ है, ऐसे कर्व बनता है। यहाँ पे एक वोल्टेज कांस्टेंट है, बेस कलेक्टर, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बेस कलेक्टर सपोज ये VBC 4 वोल्ट 6 वोल्ट है, VBC 6 वोल्ट है। तो बच्चों ये VBC कितना होगा? अगर ये 6 वोल्ट है तो इसके आगे क्या होगा? मतलब मोर देन 6 या लेस देन 6। एग्ज़ाम में जब रहेंगे तो ग्राफ पहचानना होगा, तो ग्राफ तो पहचान जाएंगे।
उसके ऊपर अब देखना कि वोल्टेज लिखा है कि करंट लिखा है, तो वोल्टेज लिखा होना चाहिए इनपुट में। और वोल्टेज में कैसा होना चाहिए, 6, 8, 10 या 6, 4, 2, मतलब 6 के आगे 8 होगा कि 6 के आगे 4 होगा। हाँ, अब ये समझना है। वो कैसे समझोगे, दोनों बैटरी सीरीज में है, ये दोनों बैटरी सीरीज में है। अब इसका नेट वोल्ट मान लो 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो अगर ये 6 हो गया तो ये 4 होगा ना, और अगर 8 है तो ये 2 होगा, 9 है तो ये 1 होगा। तो जैसे जैसे आप VEB बढ़ाओगे वैसे वैसे VBC घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बच्चों 6 वोल्ट, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, पता चले एक ऑप्शन में 2, 4, 6 लिख देगा। अब वहाँ पे आपके दिमाग में आया कि देखा तो था, लेकिन ये ऊपर वाला क्या था, इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज, वो नहीं देखा था, तो उसका नंबर पा जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर 6 to 4 then 2, सब यहीं पे गलत होता है, इन्हीं सब पॉइंट पे गलत होता है बच्चों से। बाकी वो मोटा मोटा आइडिया रहता है, ग्राफ ऐसे बनता है। अब इसमें आप क्या निकालोगे, ग्राफ ही बनना है, ग्राफ ही पहचानना है, और यहाँ कुछ करना नहीं है। कैलकुलेशन एक कर सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस RI बराबर डेल्टा VBE अपान डेल्टा IE। समझो, एमीटर करंट ज़्यादा है और बेस कलेक्टर वोल्टेज कम है, तो ये कम और ज़्यादा, कम बटे ज़्यादा माने बहुत कम। नहीं समझ में आया, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा तो भी कम, ऊपर न्यूमरेटर कम तो भी कम, कम कम माने बहुत कम। तो इसका मतलब ये इनपुट रेजिस्टेंस में क्या लिखोगे, लो, बस। आगे बहुत नहीं लिखना है, बहुत कम लिख दोगे, बस लो लिखो, हो गया। ये इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनपुट और आउटपुट में कौन रेजिस्टेंस हाई है, तो वैसे भी आपने देखा है कि फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम है। आप वहाँ से भी देख सकते, यहाँ से भी देख सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस लो है। अब बच्चों इसके बाद लिखो म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक, म्यूचुअल। अब देखो मैं अपना अगला पेज, दूसरा पेज में लिख रहा हूँ। म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक, म्यूचुअल। इसको कहीं कहीं लिखा रहता है ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक, और ट्रांस नहीं लिखते, म्यूचुअल ही सही है, म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक। एक इसके बीच में होता है आउटपुट करंट IC और इनपुट करंट IE। इफ़ यू इंक्रीज IE तो ग्रेजुअली IC will also increase and here is a slope थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, स्लोप अल्फा बराबर डेल्टा IC अपान डेल्टा IE। विच करंट इज मोर, कलेक्टर और एमीटर? कलेक्टर करंट कितना है 98 और एमीटर कितना है 100, रेशियो आ गया 0.98। यही वैल्यू भी होता है, किताब में लिखा है कि 0.9 से लेके 0.99 के बीच में होता है। किताब में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, ऐसा नहीं कि अल्फ़ा 1 से कम होगा तो हम 0.1 लिख दें तो ट्रांजिस्टर को उठा के नाला में फेंक दिया जाएगा। वो काम करेगा, उसका एक ऑपरेटिंग रेंज होता है। आपको इतना डेप्थ में नहीं टीचर पूछेगा, बस ये पूछेगा कि डेल्टा IC अपान डेल्टा E लेस देन 1, तो करंट गेन 1 से कम है। और बच्चों इसका टाइपिकल वैल्यू होता है 0.9 to 0.99। अल्फ़ा की वैल्यू लैब मैनुअल में लिखा हुआ है 0.9 to 0.99। तो करंट गेन क्या है, हाई की लो, हाई करंट गेन या लो करंट गेन?
अब लेस देन 1 तो हाई नहीं होता होगा ना, तो लो ही होता होगा। तो करंट गेन लो होता है, लो होता है, लेस होता है। इसके बाद बच्चों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट, म्यूचुअल, आउटपुट, 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें आना है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट में किस में ग्राफ प्लॉट करेंगे? आउटपुट वोल्ट और आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज बच्चों बेस कलेक्टर है और आउटपुट करंट IC है। इसमें कीपिंग कांस्टेंट एमीटर करंट, इनपुट करंट IE रिमेन कांस्टेंट। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे होगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे IE मान लो कि 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर है, यहाँ पे 30 मिली एम्पियर है। 30 करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहा है। इसमें बच्चों आउटपुट रेजिस्टेंस निकालोगे, आउटपुट रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ जाना नहीं चाहिए, बनाते समय केयर रखेंगे। स्टेट लगभग स्टेट या हल्का सा ऊपर होना चाहिए। अब इसमें आप लिखोगे आउटपुट रेजिस्टेंस। आर आउटपुट बराबर डेल्टा VBC अपान डेल्टा IC। ये हाई और ये लो तो बहुत हाई होगा, तो सिंपल आप हाई लिखोगे। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हाई और इनपुट रेजिस्टेंस लो, ये आपको कभी कभी पूछ लेते हैं टीचर। जो कुछ बात बता दो पहले, करंट गेन कितना है? बच्चे लोग बोलो, करंट गेन अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है? लेस देन 1। वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन को हम A लिखते हैं। A मतलब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब अगर हम वोल्टेज गेन निकालें तो वोल्टेज गेन A बराबर क्या लिखोगे? आउटपुट वोल्ट अपान इनपुट वोल्ट। बच्चों वोल्टेज गेन होगा आउटपुट, आउटपुट माने IC RO अपान IE RI।
आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। IC अपॉन I इज नथिंग, दिस इज द अल्फा, RO अपॉन RI, ये आपको मिल गया वोल्टेज गेन। तीसरा आया पावर गेन। पावर गेन पावर गेन। और बच्चों आउटपुट रेजिस्टेंस ना इनपुट से तो ज़्यादा है, ये आपने पढ़ाई है। पावर गेन कैसे निकालोगे? करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, P बराबर VI, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। करंट गेन हो गया अल्फ़ा और वोल्टेज गेन हो गया अल्फ़ा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो विच हैव दिस वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर RO अपॉन RI। अब बताओ कौन सा गेन बड़ा है? पहले ये देखो कि करंट गेन और वोल्टेज गेन में कौन बड़ा है? हैं? वोल्टेज गेन भाई अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा से ज़्यादा वैल्यू है कि नहीं? और आउटपुट ज़्यादा है ना, तो बताओ अल्फ़ा करंट गेन और वोल्टेज गेन में कौन ज़्यादा है? जोर से बताओ। वोल्टेज गेन। अब फिर बताओ वोल्टेज गेन और पावर गेन में कौन ज़्यादा है? अरे जोर से बोलो। अल्फ़ा अगर 0.9 है तो अल्फ़ा स्क्वायर 0.81 हो जाएगा। कौन ज़्यादा है? अल्फ़ा अगर 0.1 है तो अल्फ़ा स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? वोल्टेज गेन ज़्यादा है। हैंस कॉमन बेस इज वोल्टेज एम्पलीफायर। कॉमन बेस इज वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ? बिकॉज वोल्टेज गेन इज मोर फ्रॉम करंट एज वेल एज पावर गेन। तो बच्चों कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वोल्टेज एम्पलीफायर। इसे हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, इसीलिए वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं क्योंकि वोल्टेज गेन ज़्यादा है पावर गेन से। पहले ये बताओ क्लियर हुआ क्यों ज़्यादा है? अल्फ़ा 1 से कम है ना, तो 1 से कम का स्क्वायर करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि वो पहले से बहुत छोटा हो गया। तो ये बात हो गया। तो दिस इज़ अबाउट कॉमन बेस। अब आप दूसरा एम्पलीफायर लिखो कॉमन एमीटर। अब आपको लिखना है, मेरे को लिखना थोड़ी है, मैं ऐसे घूमता रहूँगा और आप जल्दी जल्दी 5 मिनट में लिखेंगे। 5 मिनट में 2-3 बात और बताएंगे। लिखो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर C। आगे बढ़ाया जाए बच्चों। ऐसे लिखना शुरू करो। यहाँ बेस काट देना, यहाँ से B काट देना। आप काटना मत, आपको लिखना पड़ेगा। कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन C एम्पलीफायर। इसको ऐसे बना, ये वाला बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। इसको अर्थिंग कर देना।
इधर की तरफ इनपुट है और इधर की तरफ आउटपुट है। इधर आउटपुट है और इधर इनपुट है। ये एक दिमाग में सिस्टम आ गया कि अच्छा एसी को पढ़ना मेरे को। बच्चों ये जब बन जाए तो आप हमें बोलते जाएं, मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। हो गया, थोड़ा रफ्तार बढ़ा के रखेंगे। आगे बढ़ाएं अब। अब आप यहाँ पे सर्किट बनाना है। चलो पूरा ही बना देता हूँ। कॉमन एमीटर है तो एमीटर ऐसे ले आया, इधर कलेक्टर है, इधर बेस है। एमीटर को अर्थिंग कर दो और करंट मैंने ऐसे दिखाया बच्चों, ट्रांजिस्टर का नाम। करंट इधर जा रहा है, या करंट मैंने ऐसे दिखाया तो ये हुआ N, ये हुआ P, इधर N। सही है, N की ओर होगा। कोई भी ट्रांजिस्टर दे सकता है, ऐसे मैं समझने के लिए दे दिया। अब आप बताना बेस और एमीटर को फॉरवर्ड करनी है ना, तो फॉरवर्ड माने P को प्लस करना है और इसको बच्चा लोग माइनस करना है। बिटवीन बेस और